जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आरपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसी में ये आज अगला वीडियो है। इससे पहले हमने टोटल जो 5 वीडियो में जो देखा है वो भी इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लें। आज हमने एवोल्यूशन ऑफिसर ईओ का एग्जाम है, उसका 2020 में हुआ था, उसके लिए है ये पेपर। आप एकदम अच्छे से देखना, पूरा देखना। लास्ट में जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ना, कितने गजब के क्वेश्चन है, आप देखना उसको। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इवोल्यूशन ऑफिसर वाला ईओ है, ठीक है। अपने वाला जो ईओ है ये नहीं है, नगर पालिका वाला नहीं है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़बरदस्त पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जयपुर में आज़ाद जो मोर्चा हुआ था, आपको पता है जयपुर रियासत और अलवर रियासत दो ऐसी रियासतें थी राजस्थान की जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जयपुर रियासत का भाग नहीं लेने का जो प्रमुख कारण था वो था जो ये समझौता हो गया था, ठीक है। मिर्जा जो इस्माइल खां है, मिर्जा इस्माइल खां, और जो जयपुर के उस टाइम में प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री, इनके बीच में एक समझौता हो गया था जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये समझौता होने के कारण जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ था? तो सितंबर 1942 के अंदर हुआ था, ये भी आप ध्यान रखें। इसी के तहत आज़ाद मोर्चे का जो गठन है ये अलग कर लिया गया था, किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। भंवरलाल सराफ है, इनका संबंध आपको पता है मारवाड़ प्रजामंडल से है, और ये मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निमुचना घटना कब घटित हुई थी? हमने जब कल एग्जाम डिस्कस किया था एक जो डिप्टी कमांडेंट का, वो भी 2020 के अंदर हुआ था, और मैंने आपको ये बोला भी था कि निमुचना हत्याकांड तो, और एक ये मानगढ़ हत्याकांड हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो निमुचना जो हत्याकांड है ये 14 मई 1925 को हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 मई 1925 को क्या हुआ था? ये निमुचना हत्याकांड हुआ था। और याद करने का तरीका हमने बताया था 14 और 5, ये 14 और 5 कितने हो गए? 19, और 5 की स्क्वायर कितनी हो गई? 25, ठीक है। वैसे करते हैं ना वैदिक मैथ है, उसी तरीके से ये। तो 14 मई 1925 को क्या हुआ था? निमुचना हत्याकांड हुआ था, ये ध्यान रखें। एक आप ध्यान रखें, 17/11/1913 को, यानी जो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ठीक है। कौन सा हत्याकांड हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, ठीक है। किसका हुआ? मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। आपको पता है राजस्थान का जो एकीकरण है ये 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। उसमें जो पहला चरण था उसका नाम मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ का नाम, जो संघ का नाम श्रेय किसे दिया जाता है, यानी मत्स्य संघ का जो नाम है ये किसने दिया था? तो ये दिया था के मुंशिंग ने। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने, जो आपको पता है संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया था, किसका उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान, जो राजस्थान नाम से बनाया गया था, उसका उद्घाटन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन से संत है? सूफ हमीदुद्दीन की दरगाह। ये हमीदुद्दीन है, ये वो है। एक तो है हमीदुद्दीन, हमने पढ़ा है नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्हें सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है, सुल्तान ए तारकिन भी इनका कहा जाता है, ठीक है। सन्यासियों का सुल्तान, ये जो उपाधि दी थी सन्यासियों का सुल्तान, ये दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। लेकिन ये जो हमीदुद्दीन है ये वो है गागरोन दुर्ग वाले। कौन से? गागरोन दुर्ग वाले। तो इनकी जो दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग के अंदर है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, और ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग है? सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो ये काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, जिसका निर्माण 1594 ईस्वी में महाराजा राय सिंह। कौन से महाराजा? महाराजा राय सिंह, जो पृथ्वीराज राठौड़ के भाई थे बड़े। महाराजा राय सिंह के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था करमचंद। करमचंद की देखरेख में ये जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर है, जिसका निर्माण चौहान राजा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। एक जो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ख्यातों में ऐसा लिखा है, ख्यात जो होती है, ख्यात में ऐसा लिखा है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो करणी माता ने रखी थी, ठीक है। किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के अनुसार जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लें, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। तो जयपुर जो घराने के प्रवर्तक है वो मनरंग खां है। मनरंग भूपत खां इनका पूरा नाम है, मनरंग भूपत खां, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देवनारायण जी की फड़
के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भगवान देवनारायण जी, जिनका जो जन्म है ये आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। आसिंद आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे है, तो ये खारी नदी के किनारे है। हाल ही में भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती बनाई गई थी 28 जनवरी को, और इस दिन हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा क्या किया गया था, संबोधन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अभी हाल ही में 1111वीं जयंती बनाई गई थी। देवनारायण जी ये गुजरों के आराध्य देवता है। ठीक है, गुजरों के क्या है, आराध्य देव या लोक देवता मान सकते हो आप, वो है। और इनकी जो फड़ में है ये जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनके जो पिता का नाम था वो था स्वाई भोज, और ये 24 बगड़ावत भाई थे, ये भी ध्यान रखें, स्वाई भोज। और इनकी माता का नाम था सेठू खटियाणी। भगवान विष्णु का इन्हें अवतार माना जाता है। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करवाई जाए और अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाए। मुंशाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? किसका मंदिर? मुंशाला महावीर का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? नाडोलपाली, घाणेराव, बदनौर या फिर मेनाल? तो मुंशाला जो महावीर का जो मंदिर है ये घाणेराव के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली स्थित है। देखिए हवेलियाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे एक आरएस के अंदर भी आया था और सीईटी जो एग्जाम है उसके अंदर भी आया था, सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो सोने और चांदी की जो हवेली है ये महेंद्रसर झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? महेंद्रसर झुंझुनू के अंदर है। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सीईटी के अंदर ऐसा पूछा गया था कि सोने की नक्काशी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, यानी सोने की नक्काशी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो उसमें महेंद्रसर ऑप्शन था एक, और अलग ऑप्शन थे, तो उसका वो सही आंसर माना था बोर्ड ने। ये भी आप ध्यान रखें। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की जो हवेली है ये कहाँ पर हो जाएगी? कोटा के अंदर हो जाएगी। ध्यान रखना, झालावाड़ में मत कह देना, झाला देख के, ये कोटा के अंदर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी, जो काव्य संग्रह है क्या नाम इसका? ढाणी का आदमी। रचना किसकी है? तो काव्य संग्रह ढाणी का जो आदमी है ये जय सिंह नीरज की रचना है। किसकी है? जय सिंह नीरज की रचना है। काव्य का जो संग्रह है इसका नाम है ढाणी का आदमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाल्लर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो वाल्लर जो है ये भील, रेवाड़ी, ग्रासिया या फिर सहरिया? तो वाल्लर नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि ग्रासिया में जो वाल्लर नृत्य है ये एक बिना वाद्य यंत्र वाला नृत्य है। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र वाला ये नृत्य है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखें। भीलों का जो नृत्य है ये मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि भीलों की गौरी गैर ने दियो हार, गैर ने दियो हार, ये एक ट्रिक है भीलों की। तो भीलों की गौरी, गौरी से गौरी हो गया, गैर नृत्य भी हो गया, ने से नेजा नृत्य हो गया, दी से द्विचक्री नृत्य हो गया, यो से युद्ध नृत्य हो गया, हार से हाथीमनिया नृत्य हो गया, र से रमणी नृत्य हो गया। तो ये भीलों की आप ट्रिक ध्यान रखना। ग्रासियों की जो ट्रिक है वो है कि गोलू मामो ज्वार में कूदो। कौन सा? गोलू मामो ज्वार में कूदो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ज्वार में कूदो। ये सभी किसके आ जाते हैं? तो ये सभी ग्रासीय जनजाति के नृत्य आ जाते हैं। गो से आ जाता है गोल नृत्य, लू से लूर नृत्य आ जाता है, माँ से मादड़, मैं से मोरियो, जय से ज्वार, और मैं से, ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। निम्न में से दादू के शिष्य नहीं हैं। दादू, जो दादू पंथ है जिसकी स्थापना 1574 ईस्वी में दादू जी के द्वारा की गई थी। आपको बताओगा दादू जी के मंदिर को दादू द्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दादू द्वारा बोलते हैं। दादू जी के सत्संग स्थल को दादू खोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दादू खोल बोलते हैं। दादू जी की जो समाधि हुई थी भैरना या बेरना की पहाड़ियों में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखें। और इनकी जो मुख्य पीठ है ये कहाँ पर है? नरेना या फिर नारायणा जयपुर के अंदर है। इन्होंने अकबर के साथ में फतेहपुर सीकरी में बैठकर 40 दिनों तक सत्संग की थी 1585 ईस्वी में। कब की थी? 1585 ईस्वी में। तो ये भी आप ध्यान रखें। और इनको अकबर से मिलाया किसने था? तो ये मिलवाया था भगवंत दास ने, जिसका नाम ख्यातों में भगवान दास या फिर जहांगीरनामा में भगवान दास भी इसका नाम मिलता है। ये भी आप ध्यान रखें। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि दादू के शिष्य नहीं थे। सुंदरदास जी बिल्कुल दादू के शिष्य थे। ये नागा शाखा के प्रवर्तक थे दादू पंथ में। इनका जन्म खुद लालसोट दौसा के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? लालसोट दौसा के अंदर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। रज्जब जी तो है ही, रज्जब थे गजब की त्यों, ये आपने वो सुना होगा ना रज्जब जी के बारे में। दयाबाई और जनपोल, दयाबाई है ये दादू जी की शिष्य नहीं थी, ये संत जो चरणदास जी है मेवात क्षेत्र वाले उनकी थी। संत चरणदास जी की शिष्या थी कौन? दयाबाई। और एक थी इनकी शिष्या सहजोबाई। इन सहजोबाई जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो सहज प्रकाश और विनय मल्लिका, और दयाबाई ने भी दयाबोध और एक ग्रंथ और लिखा था, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। दादू जी की जो
जादू जी की जो विषय थी ना, जादू की जो भाषा थी वो थी सदुगड़ी भाषा, या फिर आप बोल सकते हो ढूंढाड़ी भाषा। दादू जी की जो साहित्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? ढूंढाड़ी भाषा थी। तो ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी है। अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग की पर्वतीय चोटी कौन सी है? देखिए, आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए। इस क्लास में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। मैं साथ साथ में जो एक्सप्लेनेशन करता हूँ उसको भी आप ध्यान से देखिए। अगर आपने जीके भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी आपके ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे, और एग्जाम का टाइम भी कम है तो भूलोगे भी नहीं इतने दिन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है। आपको पता है अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, फिर आ जाता है दक्षिणी अरावली। इसमें पूछा है दक्षिणी भाग की जो पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेराट है, ये जयपुर के अंदर आ जाती है। बेराट कहाँ पर आ जाती है? जयपुर के अंदर आ जाती है। तो इसका ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये मध्य अरावली या फिर आप बोल सकते हो उत्तरी अरावली के अंदर आ जाता है। बाबाई, ये बाबाई अलवर के अंदर आ जाती है, तो ये भी नहीं होगा। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर आ जाती है, ये भी नहीं होगा। डोरा होगा, ठीक है, डोरा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? डोरा। जो डोरा है ये जालोर वाले क्षेत्र के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो इन्हीं क्षेत्र के अंदर आ जाती है, सुरई वाले क्षेत्र के अंदर डोरा ये आ जाती है। तो दक्षिणी भाग की पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? डोरा हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखें। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी इसका नाम शेर है। तीसरी दिलवाड़ा, चौथी जरगा, और पांचवी अचलगढ़। पांचवी कौन सी है? अचलगढ़। छठी कोमलगढ़ आ जाती है। कहीं कहीं पर कोमलगढ़ को नहीं दे रखा है, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। गुरु शेर दिल से जोर का आशीर्वाद दिया, ये आप ऐसे ट्रिक बना के याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर है, इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में? घटते क्रम में। जब भी घटते क्रम में पूछे जाए तो सबसे पहले वो आएगा जो सबसे बड़ा हो। तो अभी मैंने ट्रिक बताई थी, गुरु शिखर सबसे बड़ी हो जाएगी, शेर उसके बाद आएगी, उसके बाद में दिलवाड़ा। तो ये आ जाएगा गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। आप 3 पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा सी। जिस भी क्रम में ये आ रहा है ADC वाला वो देख लीजिए आप। तो इस भी ऑप्शन में नहीं आ रहा ADC में, इस ऑप्शन में नहीं आ रहा तो ये कट जाएगा। इस ऑप्शन में भी ADC नहीं आ रहा तो ये भी कट जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, अब कन्फ्यूजन रहा ई और बी में। तो कुंभलगढ़ तो ये छठी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कुंभलगढ़ छठी सबसे ऊंची चोटी है, मैंने अभी बात की थी। तो ये ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर बता देता हूँ एक बार। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक है। 1722, 5 मीटर का जो मंदिर आ जाता है वो उसको मिलाकर 1727 मीटर हो जाती है। 2 नंबर आ जाती है शेर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। फिर आ जाता है दिलवाड़ा, कौन सी आ जाती है? दिलवाड़ा। फिर आ जाती है जरगा, फिर आ जाती है अचलगढ़, और फिर आ जाती है कुंभलगढ़, ठीक है। कौन सी आ जाती है? कुंभलगढ़। तो ये बात ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार एक माउंट आबू से लगा हुआ है? तो बोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार, या फिर ऊपरमाल का पठार। इनमें से कौन सा पठार है जो माउंट आबू से लगा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऊपरमाल का पठार है, ये बताया आपको बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में है। कहाँ पर है? बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर इसके बीच में है ऊपरमाल का पठार। बोराट का पठार आपने पढ़ा होगा केजी बोराट, ठीक है। केजी बोले तो कुंभलगढ़ और कोकुंदा के बीच में जो पठार है उसे बोलते हैं बोराट का पठार। हाड़ौती का पठार ये जो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ के अंदर आ जाता है। उड़िया का पठार है ये माउंट आबू के पठार से लगा हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार माउंट आबू पठार, और दूसरा पठार है उड़िया का पठार, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। एक पठार आ जाता है अपने भोमट का पठार। जो भोमट का पठार है ये उदयपुर के अंदर, पूर्वी सिरोही के अंदर और डूंगरपुर के अंदर फैला हुआ है भोमट का पठार। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है? डेबर झील के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो इसमें अनूप सागर झील, कोलायत झील, केलाना झील, या फिर जयसमंद झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा, आपको पता है जयसमंद झील है ये डेबर झील के नाम से जानी जाती है। जयसमंद झील के अंदर 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। ये भी आप ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाली नुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। ये नाली नुमा जो है गली इरोजन, ये क्वेश्चन अच्छा है। कभी कभी नाली अपर्दन लिखा होता है यहाँ पर, कभी कभी अवनालिका अपर्दन आ जाता है, कभी कभी यहाँ पर उत्खाद भूमि आ जाता है। क्या आ जाता है? उत्खाद भूमि आ जाता है। तो ये सभी एक ही चीज़ है, इनको ध्यान में रखें। नाली नुमा जो अपर्दन है सर्वाधिक किस जिले के अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है कोटा के अंदर। आपको पता है चंबल नदी जैसे ही कोटा में प्रवेश करती है तो ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन ये अपने साथ में मिट्टी बहाकर ले जाती है, इसी को बोला जाता है उत्खाद भूमि, या फिर अवनालिका अपर्दन, या फिर नालीनुमा अपर्दन। तो इस बारे में आप क्या रखें? ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है? देखिए थोड़ा सा कोपेन की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। कोपेन ने जलवायु को 4 भागों में बांटा था, ठीक है। क्या बांटा था? 4 भागों में। इसने जो दक्षिण वाला जो भाग है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला, ये AW के अंदर बताया था उसने। ये जो पश्चिम वाला भाग है, ये जो उत्तर और पश्चिमी वाला जो भाग है, इसने BW HW के बारे में बताया था कि BW HW है। फिर ये जो बीच वाला भाग आ जाता है अरावली के पूर्वी वाला, जैसे मान सकते हो आप जालौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू का कुछ भाग आ जाता है, ये इसने बताया था BSHW के अंदर। और जो जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, ये वाला क्षेत्र है, ये CWG के अंदर बताया था। तो AW के अंदर कौन सा आ जाएगा? तो AW के अंदर बांसवाड़ा आ जाएगा। दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा ही है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र कौन सा है? आपको पता होगा तापमान और वायुदाब में इनवर्स का संबंध होता है, ठीक है। तापमान और वायुदाब जो है इसमें इनवर्स का संबंध होता है। अब देखिए जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर वायुदाब जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि वायुदाब कम है तभी तो तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वायुदाब यहाँ पर क्या बोल रहा है? कम वायुदाब का क्षेत्र है। कम वायुदाब का क्षेत्र है तो तापमान ज़्यादा होगा। तो तापमान ज़्यादा कहाँ पर होता है ग्रीष्म ऋतु में? देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट है। तो तापमान ज़्यादा कहाँ पर होता है? पूर्वी क्षेत्र में तापमान थोड़ी होता है ज़्यादा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी नहीं होता, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी नहीं होता, दक्षिणी क्षेत्र में तो वर्षा आती है वैसे भी नहीं होता। तो ये होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर, गंगानगर, इन क्षेत्रों में काफ़ी आंधियाँ चलती है। तो यहाँ पर वायुदाब कम होने के कारण ही आंधियाँ चलती है, ये भी एक कंसेप्ट है। आंधी चलने का प्रमुख कारण क्या है? वायुदाब। तो वायुदाब चलेगा या फिर कम चलेगा तो इसका तापमान ज़्यादा होगा। तापमान राजस्थान में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? सेवर पहाड़ी से है, तो ये साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है। साबी नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता, जो जयपुर के अंदर है। और ये एक लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। देखिए अगर आपने सभ्यता वाला टॉपिक क्लियर नहीं किया है तो अपनी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिनमें हमने ट्रिक से आपको याद करवाए हैं, वो वीडियो जाके जरूर देखें। सोम नदी, ये सोम माही जाखम का आपने पढ़ा होगा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। मोरेल नदी, ये संबंध इसका उदयपुर से है, ये जो सवाईमाधोपुर से है। कांकनी राजस्थान की सबसे छोटी नदी भी है, ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतः प्रभावी नदी है, अंतः प्रभावी नदी कौन सी है? कांतली नदी अंतः प्रभावी है, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। खारी नदी ये अंतः प्रभावी नहीं है। खारी नदी 2 नदियां हैं, ये भी ध्यान रखें आप। एक तो लूणी की साई नदी है, एक बनास की है, पश्चिमी बनास, ये तो गुजरात के अंदर जाती है। गंभीरी भी ये चंबल की साई नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? क्या पूछा है? विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र यानी जल राजस्थान में, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर इस टॉपिक को ध्यान रखना, राजस्थान में बोला है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशुद्ध युगम कौन सा है? गदीसर जैसलमेर, मांडलताल भीलवाड़ा, फाई सागर अजमेर, तालाब सही 12। तो इसमें अशुद्ध युगम बताना आपको कौन सा है। तो तालाब सही 12 के अंदर नहीं है, बाकी सब सही है। ये गढ़सीसर होगा, ठीक है। गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर है, मांडलताल भीलवाड़ा के अंदर है, फाई सागर ये अजमेर के अंदर है, तालाब सही धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर है, 12 के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो मिश्रित जो लाल व काली मृदा ये कौन से जिलों में पाई जाती है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर मिश्रित लाल पाई जाती है और काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। आप वैसे भी ध्यान रखें कि राजस्थान का ये मैप है, रफली मैप बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर पूछिए काली मृदा, तो लगभग इसी क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है। तो आप पाली और सिरोही को काट सकते हो क्योंकि ये पश्चिमी क्षेत्र के जिले आगे। धौलपुर करौली के अंदर नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये जो है आप बोल सकते हो इसको अरावली वाला क्षेत्र आ गया। अजमेर नागौर के अंदर तो ये मरुस्थल के अंदर ही आ जाते हैं। तो आप अगर ढंग से ऑप्शन काटो इसको तो भी ये आंसर राइट चला जाएगा, तो ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदाएं या फिर मिट्टियां पाई जाती है? तो एंटीसोल राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। अफ्रीकन जो अमेरिका है उसने विभाजित किया था, उसमें अल्फीसोल, ठीक है, अल्फीसोल जो पूर्वी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इंसेप्टिसोल जो राजस्थान की अरावली वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, इंसेप्टिसोल। और एक आ जाता है वर्टिसोल, जो वर्टिसोल है ये राजस्थान की पूर्वी मैदानी भाग के अंदर पाई जाती है। और एक आ जाती है एरिडोसोल, कौन सी आ जाती है? एरिडोसोल जो राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है। और एक आ जाती है एंटीसोल, कौन सी आ जाती है? एंटीसोल, ये नागौर उच्च भूमि के अंदर पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चॉइस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी भाग, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भाग के अंदर मैंने बता दिया आपको वर्टिसोल पाई जाती है, ध्यान में रखें, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग यानी जो भाग है यहाँ पर यही पाई जाती है अरावली वाली, तो ये भी ध्यान रखें।
प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है, यानी सरसों जो उत्पादक है इसके प्रमुख जिले कौन से हैं, तो सरसों उत्पादक ये अलवर और भरतपुर है। सर्वाधिक जो सरसों है ये अलवर और भरतपुर के अंदर होता है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो आपने सुना होगा मक्का के जो उत्पादन में सर्वाधिक जो स्थान है ये अजमेर चित्तौड़गढ़ ये वाला क्षेत्र है, ये मक्का उत्पादन में अग्रणी रहते हैं। तो मक्का का उत्पादन जो प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में राजस्थान में क्या होता है, मक्का ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप 2x की स्पीड में करके देख लीजिए इस क्लास को। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो प्रमुख बाजरा जो उत्पादक जिलों का सही युग्म है वो बाड़मेर और जालोर के अंदर सर्वाधिक बाजरा होता है। आपको पता होगा कि जो बाजरा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है ये पहले मंडौर में भी था लेकिन अब है ना बाड़मेर के अंदर भी स्थापित कर दिया है, तो ये भी ध्यान रखें कहाँ पर आ जाएगा, तो मंडौर भी होगा और बाड़मेर भी होगा। ऑप्शन में अगर आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, दोनों मिले तो वो फिर बोर्ड पर ही डिपेंड करता है कौन सा सही माने कौन सा नहीं माने। तो मंडौर और बाड़मेर दोनों के अंदर है, बाजरा अनुसंधान के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी के अंदर है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर के अंदर है, मोदी एल्कालाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर के अंदर, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा के अंदर। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। इनमें से जो मोदी एल्कालाइन एंड केमिकल लिमिटेड है ये सम्मिलित नहीं है, ये भरतपुर के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखें। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी, तो राजस्थान है इसमें किस उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, तो सूती वस्त्र की हुई थी, ये भी आपको पता है। राजस्थान के अंदर 1889 के अंदर व्यावर अजमेर में, कहाँ पर, व्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी और एक व्यक्ति थे अंग्रेज जिसका नाम था कर्नल डिक्सन, इन दोनों के द्वारा, कर्नल डिक्सन इन दोनों ने ही राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल क्या की थी, स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है, यानी जो भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन सा एक इसमें कारण उपयोगी है, तो मृदा का संरक्षण, अतिचारण, वनोन्मूलन नियंत्रण, या फिर ये सभी, तो सभी हो जाएंगे। अगर आप मृदा का संरक्षण करोगे तो मरुस्थलीकरण अपने आप में नहीं होगा, ठीक है। अतिचारण नियंत्रण रखोगे, जैसे पशुओं के साथ में भी मिट्टी चली जाती है पग से, वो भी, तो ये भी आप ध्यान रखें। वनोन्मूलन पर नियंत्रण रखोगे तो भी नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में अक्षमय गिरावट होती है, इसका कारण क्या है। देखिए ये वापस वही क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था अभी कि वायुदाब और जो तापमान होता है इसमें इनवर्स का संबंध होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इससे आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी क्या हो जाती है, इसी कारण ये क्या हो जाता है, गिरावट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं जो मैं बता रहा था आपको। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था, राजस्थान के किस राज्यपाल ने। आपको पता है राजस्थान के वर्तमान में 41वें राज्यपाल है, और 41वें राज्यपाल कौन से हैं, वर्तमान में 41वें राज्यपाल है हमारे कलराज मिश्र साहब। इनसे पहले जो 40वें राज्यपाल थे वो थे कल्याण सिंह, जो कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे। इनसे पहले जो थे वो कार्यवाहक थे राम नाईक, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। और राम नाईक से जस्ट पहले जो कार्यवाहक थे उनका नाम था मार्गरेट अल्वा, जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा था उपराष्ट्रपति का, ये भी आप ध्यान रखें, और उपविजेता रही थी, तो ये ध्यान रखें। मार्गरेट अल्वा से जस्ट पहले प्रभा राव, शैलेंद्र कुमार सिंह, और ये आ जाते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति थे मदन लाल खुराना, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखें। दरबारा सिंह इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। दरबारा सिंह वॉज द फर्स्ट गवर्नर, सेकेंड आ जाएंगे शैलेंद्र सिंह, ठीक है, और फिर निर्मल चंद जैन, या फिर निर्मल चंद जैन पहले आ जाते हैं, ऐसे क्रम नहीं पूछेगा पहले कौन किसकी डेथ हुई थी, और आ जाता है प्रभा राव। ये 4 आपको याद रखने हैं। राजस्थान की 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है, जिसमें नंबर प्रभा राव, या प्रभा राव से पहले आप ध्यान रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी है, पहली महिला राष्ट्रपति। और तीसरे जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं मार्गरेट अल्वा, ये भी आप ध्यान रखें। मदन लाल खुराना इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और इनके बारे में एक ध्यान रखना, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। अंशुमन सिंह ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्लस राजस्थान उच्च न्यायालय के राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ के, गुजरात के राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये भी आप नोट कर लेना, याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो जो ये बरकतुल्ला खान है, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरकतुल्ला खान, सॉरी, विधानसभा का सदस्य कौन सा नहीं था इसमें, तो ये इसको ध्यान रखना, जगन्नाथ पाड़िया विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो ये जगन्नाथ पाड़िया नहीं थे। जगन्नाथ पाड़िया ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखना। 7वीं विधानसभा जो हुई थी ना, 7वीं विधानसभा में 3 हमारे मुख्यमंत्री रहे थे। एक रहे थे जगन्नाथ पाड़िया, 2 नंबर रहे थे हीरालाल देवपरा, और 3 नंबर रहे थे जो शिवचरण माथुर। ठीक है, कौन रहे थे, शिवचरण माथुर। तो ये ध्यान रखना, ये 3 जो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री रहे थे 7वीं विधानसभा के अंदर। पहली विधानसभा के अंदर भी 3 मुख्यमंत्री रहे थे। नंबर 1 पर टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास जो उपचुनाव जीत कर आते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, और फिर आ जाते हैं 1954 के अंदर बनते हैं, जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया, जो सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? राजस्थान, आपको पता है राजस्थान विधानसभा के अंदर टोटल 22 समितियां हैं, जिसमें से 4 सामान्य समितियां और 18 सामान्य समितियां और 4 वित्त समितियां भी हैं। ठीक है, वित्त समिति में प्राक्कलन समिति का है और कार्य सलाहकार समिति, इसमें एक विधानसभा अध्यक्ष है। ये किसको मनोनीत करते हैं, किस सभा के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्य सलाहकार जो समिति है इसके अध्यक्ष को ये मनोनीत करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। जेएस वर्मा रहे हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, जेएस वर्मा बिल्कुल रहे हैं, तो ये भी नहीं होंगे। अरुण कुमार, ये तो अभी जो हमारे अखिल कुरैशी से थोड़े से पहले थे। जेएम पांचाल ये भी रह चुके हैं, लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंघल ये जो है ये नहीं रह चुके हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो शायद ही हो, बट अगर आप 10-10 पहले से और 10-10 लास्ट से याद कर लो क्रम से तो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना, वीरेंद्र कुमार सिंघल ये नहीं रहे हैं, ये 3 रहे हैं। तो ये 3 आप आज से याद कर लेना कि 3 तो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? 1967 के चुनाव ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि 1967 में आपने पता है राजस्थान के अंदर प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, सरदार जोगेंद्र सिंह उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल थे, और ये राजस्थान उस टाइम में फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो हर चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ऐसा याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1967 के जो चुनाव हुए थे उनमें स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर जो सीटें प्राप्त हुई थी, ये हुई थी 48। इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, प्रथम विधानसभा चुनाव है, ये आपको पता होगा 4 से 24 जनवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, 29 मार्च को प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था, और 31 मार्च को प्रथम विधानसभा की बैठक हुई थी, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और राज्य के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है ये टीकाराम पालीवाल बने थे। राजस्थान के अंदर ऐसा पूछा जाए कि प्रथम जो चुनाव है ये किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए, तो जयनारायण व्यास उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ये भी आप ध्यान रखें। जयनारायण व्यास ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, जोधपुर बी क्षेत्र से और जालौर ए क्षेत्र से। वो दोनों ही क्षेत्रों से चुनाव हार गए थे। बाद में किशनगढ़ क्षेत्र से उन्होंने एक विधायक की सीट खाली करवाई और किशनगढ़ क्षेत्र से ये उपचुनाव जीत कर आए। उसके बाद में टीकाराम पालीवाल के बाद में जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, और टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो वो कौन आ जाते हैं, टीकाराम पालीवाल आ जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं? मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य कौन करते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, जी नहीं, ये ऑप्शन कट होगा। मुख्य सचिव ये बिल्कुल करते हैं। मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो ये मुख्य सचिव ही करते हैं। ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर द्वारा कौन से कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है? सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली, भू अभिलेख तैयार करना। तो इनमें कौन सा है जो तैयार किया जाता है? तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिला कलेक्टर सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन भी करते हैं और भू राजस्व की वसूली भी करते हैं, यानी रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू भी करते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स भी करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन, ये जो तीनों ही ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? पंचायत समिति का जो सदस्य है ये किसे, पंचायत समिति
ये 3 प्रकार के होते हैं ना, आपको पता है। ग्राम पंचायत निचले लेवल पे, फिर आ जाता है पंचायत समिति और फिर आती है जिला परिषद। तो पंचायत समिति का जो सदस्य है ये संबोधित करके अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधान पंचायत समिति के, प्रमुख जिला परिषद को, जिला कलेक्टर को या फिर खंड विकास अधिकारी को। तो ये देंगे। अगर पंचायत समिति का सदस्य है तो वो देगा, प्रधान को ही देगा पंचायत समिति के। तो ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति में मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये देखिए, पहले जो था ना, अब चेंज कर दिया इसको, पहले 1/3 था, ठीक है, पंचायत समिति वाला ये 1/3 है। लेकिन आपको पता होगा नगरपालिका की जो धारा 53 है, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नगरपालिका अधिनियम 2009 की, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आप नगरपालिका अध्यक्ष को हटाना चाहते हो तो आप 2 वर्ष के लिए उस पर प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते। अगर आप 2 वर्ष के बाद लाते हो तो कम से कम 3/4 सदस्य और कलेक्टर को 30 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर कलेक्टर को लिखित में देके आएंगे। फिर कलेक्टर इनको अध्यक्ष को हटाएंगे। अगर एक बार प्रस्ताव ले आए और कलेक्टर जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है वो नहीं हटा तो फिर आप 2 वर्ष के लिए वापस नहीं ला सकते। ये भी आप ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समकक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रस्थगित किया जा सकता है? जिला न्यायाधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी। तो ये आ जाएगा जिला न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें। नगरपालिका अधिनियम की जो धारा नंबर 30 है वो आपको पता होगी कि जो ये है निर्वाचन याचिका के बारे में बोलती है कि सिविल न्यायालय की उसमें कोई अधिकारिता नहीं होगी। लेकिन 31 में निर्वाचन के बाद के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब 31 में ये कहा गया है कि अगर निर्वाचन हो गया, संपन्न हो गया, उसके बाद में अगर कोई शिकायत है तो आप जिला न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन 30 धारा है उसमें कहा गया है कि चुनाव से पहले जो भी कुछ भी हो तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जाओगे। ये न्यायालय की जो अधिकारिता का वर्णन किया गया है धारा 30 में, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान में नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। जो वित्त समिति है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो वित्त समिति में अधिकतम 10 मेंबर हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो जिला आयोजन जो समिति के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के अंदर जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वही कार्य करता है, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड डी के अंदर, किसके अंदर? जड डी के अंदर जिला आयोजना समिति, और 243 जड ई के अंदर जो महायोजन जो समिति है, महानगर जो योजना समिति है, इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन राजस्थान में जो जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद प्रमुख है ये कार्य करता है। कई राज्यों के अंदर जिला कलेक्टर कार्य करते हैं, लेकिन अपने राजस्थान का ध्यान रखना है अपन को, तो जिला परिषद कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थान की जो राजनीति है ये सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो ये विजय भंडारी इसके लेखक है, ठीक है। कौन है? विजय भंडारी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसको लगा लेना, एक जगह लिख लेना इसको। तो राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक विजय भंडारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यहाँ पर भी देखना, एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे हमने आर्टिकल 78 पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है प्रधानमंत्री के ये कर्तव्य होगा कि, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं या फिर दायित्व होते हैं या फिर जिम्मेदारी होती है, तो इनमें से क्या होते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए, तो पॉलिटी के अंदर हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, मुख्यमंत्री के कर्तव्य ही लिखे हुए हैं। कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं ये आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 167 के अंदर लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 167 के अंदर लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख है, महाधिवक्ता। और हाल ही में राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता थे जिनका नाम था सागरमल मेहता, जिनका देहांत हो गया है, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें ये 167 में ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री एक तो राज्य सरकार के जो भी है वो विधान संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। 2 में ये है कि प्रशासन संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं वो भी राज्यपाल को मुख्यमंत्री समय समय पर देते रहेंगे। तीसरे ये है कि राज्यपाल अगर किसी विषय को मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाने के लिए कह सकते हैं तो वो भी मुख्यमंत्री उस विषय पर चर्चा मंत्रिपरिषद में करवाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, नीति आयोग, ये जो योजना आयोग था ये पंचवर्षीय योजना जारी करता था।
12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा कोई काम का नहीं है, फिर भी इसमें 100% हिस्सेदारी है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे का कार्य ये है, क्वेश्चन है। और 20 सूत्री कार्यक्रम आपने अभी पीछे पढ़ा होगा, 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष चंद्रभानसी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, पीछे करंट में खूब रहा था, चंद्रभानसी को नियुक्त किया गया था। और 20 सूत्री जो कार्यक्रम के इसके अध्यक्ष खुद सीएम अशोक गहलोत है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसमें कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम में कौन सा सम्मिलित नहीं हो सकता, ये शहरी सड़कें सम्मिलित नहीं हो सकती, क्योंकि ये ग्रामीणों के लिए, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। अगर कितने सदस्य, न्यूनतम सदस्य होने चाहिए तो ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। ये क्वेश्चन ऐसे है, कैसे है, इसमें 40 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 200 का ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 40 हो जाएंगे। अगर 40 सदस्य हैं न्यूनतम तो मंत्री परिषद के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठक आयोजित की जानी चाहिए। तो ये कितनी बैठक आयोजित की जानी चाहिए, 2 बैठक आयोजित की जानी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न सूचना दे सकता है। अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है, तो ये दे सकता है एक ही प्रश्न की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा रीड कर लेना। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में, ये जुलाई 2020 की बात हो रही है, न्यायाधीशों के पद की कुल कितनी स्वीकृत है। तो ये तो 50 ही स्वीकृत थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2011 से राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 पद स्वीकृत थे। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 35 पद है, ये फुलफिल है। राजस्थान के अंदर 3 महिलाएं न्यायाधीश भी हैं, जिनमें सुबा मेहता, रेखा बोराना और नूपुर भाटी। तीनों का नाम याद रखना आप, कौन कौन है। सुबा मेहता हमने करंट में डिस्कस भी किया है, अगर आपने करंट की क्लास नहीं लेते हो तो वो भी आप डिस्कस कर लें। ठीक है, देख लें करंट वाली। सुबा मेहता, रेखा बोराना और एक तीसरी जो आ जाती है उनका नाम है नूपुर भाटी। ठीक है, सुबा मेहता के पति का नाम महेंद्र गोयल है और नूपुर भाटी के पति जी का जो नाम है वो है पुष्पेंद्र भाटी। ये भी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, तो ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर 2 दंपति है, जो संपूर्ण भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं है। ठीक है, ये कौन सा जिला नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। 16 जिले तो आते हैं जोधपुर के अंदर और 17 जिले आ जाते हैं जयपुर के अंदर। ठीक है, कौन सा जिला नहीं है, बूंदी, टोंक, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में कौन सा नहीं लग रहा है, आपको ये बताना है। तो ये चित्तौड़गढ़ नहीं है, ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर, ठीक है, उदयपुर संभाग प्लस में जो बीकानेर संभाग वाला क्षेत्र आ जाता है ये आ जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों की सभी स्थान अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। तो कौन से पंचायती जो समितियों के अध्यक्षों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो बांसवाड़ा तो कन्फर्म है इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बांसवाड़ा तो कन्फर्म है, डूंगरपुर भी आ जाएगा और प्रतापगढ़ भी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सिरोही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, सिरोही नहीं है, इसमें केवल और केवल ये हो जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, केवल और केवल अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान में कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। पशुपालन, लघु उद्योग, कांजी हाउस, बाजार एवं मेले। 11वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है, अच्छे से बताओ। तो इसमें कांजी हाउस है, ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। पशुपालन है, ठीक है, बिल्कुल, एनिमल हस्बेंड्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है और मार्केट एंड अफेयर्स भी है, फेयर्स भी है। तो ये ध्यान रखें, 11वीं अनुसूची में कांजी हाउस नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं, नगर पालिका EO की तैयारी कर रहे हैं और उसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो आप एकदम अच्छे से कर लेना। ठीक है, चाहे वो कितने भी विषय हो, रट लेना एकदम अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है। कौन से बात हो रही है, 12वीं अनुसूची से है। देखिए ये ब मैं ये सब समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ देखिए इंग्लिश में आर्टिकल 243W, 243X, 243Y और 243Z 12वीं अनुसूची से संबंध बताना है।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध 12वीं अनुसूची से है? तो डब्ल्यू का संबंध है ये 12वीं अनुसूची से है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान में लोगों के सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए जन सुनवाई थी? तो कौन सी थी? ये ब्यावर थी। ठीक है। ब्यावर नहीं, इसमें आ जाएगा कोटा की राणा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन अपने काम का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलीपा कपूडी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जालीपा और कपूडी ये बाड़मेर के अंदर है। ऑप्शन है इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो ये भी अपने सिलेबस में नहीं है पशुधन, लेकिन ये ध्यान रखना थोड़ा सा 567 वाला है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आगे इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन आगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा तो ये जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हम जो EORO की जो करंट अफेयर की स्पेशल क्लास लेके आते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अटेंड कीजिए। उसमें हमने जुलाई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक उसको क्लियर कर रहे हैं। उसमें हमने कॉस्मोस करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है उसको, प्लस में क्रोनोलॉजी की जो मैगजीन आती है उसको, प्लस में स्प्रिंग बोर्ड और मोमल की जो मैगजीन आती है उन सभी को क्लियर किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।